हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मनोज सर में। मैं हूं गौरव सिंह और आपके सामने लेकर आया हूं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 और इस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। और आज जो है इसमें हमारा पार्ट नंबर 8 है। पार्ट नंबर 7 तक मैंने पिछले वीडियोस में कराए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को ज़रूर देख लें ताकि आपको अच्छा समझ में आए। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो पिछले वीडियो में मैंने आपको व्हीटस्टोन सेतु कराया था। क्या कराया था? व्हीटस्टोन सेतु कराया था। अब ये व्हीटस्टोन की बात मैं इस वीडियो में क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मीटर सेतु, यानी कि मीटर ब्रिज। ठीक है, मीटर सेतु। और मीटर सेतु उसी सिद्धांत पर काम करता है जिस सिद्धांत पर व्हीटस्टोन सेतु काम करता था। और व्हीटस्टोन सेतु किरचॉफ के नियमों पर आधारित है। तो ये तीनों टॉपिक आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा? किरचॉफ के नियम, व्हीटस्टोन सेतु और फिर मीटर सेतु। ठीक है, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप इन तीनों को जरूर कर लें। ठीक है, और अगर आपने वीडियो हमारे पिछले नहीं देखे और तीनों वीडियो आपने यानी कि दोनों चीज़ें अगर आपको नहीं आती हैं तो आप हमारे वीडियो से देख करके दोनों चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। मीटर सेतु आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं हम मीटर सेतु के संतुलन की शर्त क्या रहेगी। दोस्तों ये मैंने अभी बताया था व्हीटस्टोन सेतु की शर्त पर काम करता है। व्हीटस्टोन सेतु की शर्त थी P/Q = R/S। ठीक है, तो इसी सिद्धांत पर व्हीटस्टोन सेतु काम करता है और इसी सिद्धांत पर क्या करेगा, ये हमारा मीटर सेतु काम करेगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं, पहले इसको रचना देखते हैं इसकी, कैसे कैसे हमने इसको बनाया है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल मनोज सर गुरुमति इंस्टीट्यूट और फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए करते हैं हम स्टार्ट आज का वीडियो। दोस्तों इसमें हम एक और एक ये रही, यानी कि आप देख पा रहे हैं कि दो एल टाइप की पत्तियां हैं। और ये कैसे होती है? मोटे तांबे की होती हैं। मोटे तांबे की दो एल टाइप की पत्तियां होती हैं। इनको हम किसी लकड़ी के बोर्ड पर पेच द्वारा कस देते हैं। तो ये पेच द्वारा कसे होते हैं लकड़ी के बोर्ड पर। और इनके बीच में एक और सीधी पत्ती जो कि कैसी है? तांबे की है। ठीक है, मोटे तांबे की है। इसको भी इसके बीच में लगा देते हैं जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। और दोस्तों इसके बाद ये जो ए और सी बिंदु है, इन सी बिंदु के बीच में हम एक तार लगा देते हैं। ये तार है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ए से लेकर सी तक आपको दिख रहा है ना, ये क्या है? एक तार लगा होता है इसमें। और तार जो होता है दोस्तों ये दोनों में से किसी एक धातु का हो सकता है। पहला होता है मैग्नीन, या तो मैग्नीन धातु का होगा या फिर कॉन्स्टेंटन। तो नोट कर लेना दोस्तों, क्योंकि जब फिजिक्स का वाइवा होता है प्रैक्टिकल के बाद में, ठीक है, तो एग्जामिनर बाहर से आते हैं तो वो ज़्यादातर मीटर सेतु के बारे में जो पूछते हैं, तो मीटर सेतु में सबसे पहला क्वेश्चन ही शायद यही होता है कि मीटर सेतु का जो तार होता है वो किस धातु का बना होता है। ठीक है दोस्तों, तो किस धातु का है? मैग्नीन या फिर कॉन्स्टेंटन, इनमें से किसी एक धातु का होता है। और इसकी लंबाई क्या होती है दोस्तों? इसकी लंबाई होती है पूरी 1 मीटर, यानी कि पूरे 100 सेंटीमीटर लंबाई होती है। तो मैंने यहाँ दिखाया दोस्तों, ए से लेकर सी तक की लंबाई क्या है? पूरी 1 मीटर है। और दोस्तों इसकी लंबाई 1 मीटर होने के कारण ही इसका नाम होता है मीटर सेतु। तो समझ में आ रहा ना मीटर सेतु किस लिए आता है? क्योंकि इसका तार जो होता है पूरा 1 मीटर लंबाई का होता है। इसी के आधार पर इसका नाम रख देते हैं मीटर सेतु। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। बाकी इसके बाद देखिए, ए और सी में हमने 1 मीटर मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन धातु का 1 मीटर लंबा तार लगा दिया है। इसके बाद देखिए ए और सी के बीच में आपने क्या काम करा? एक सेल लगा दिया, एक धारा नियंत्रक लगा दिया और एक कुंजी के लगा दी। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या काम किया हमने? ये जो डी बिंदु है, डी बिंदु को हमने जोड़ दिया है एक धारा मापी यानी गैल्वेनोमीटर के साथ। और गैल्वेनोमीटर का दूसरा पॉइंट जो है इस तार के ऊपर एक जॉकी द्वारा स्पर्श करा देते हैं। और दोस्तों जॉकी जो होती है एक पेंसिल टाइप की होती है, धातु की बनी होती है। इसमें ऊपर लगा देते हैं तार को और नीचे जो सिरा होता है उसको इस तार के ऊपर कहीं भी इस तरीके से खिसका सकते हैं। ठीक है, इसको कहीं भी तार के ऊपर खिसका सकते हैं। तो गैल्वेनोमीटर के साथ यानी डी बिंदु से हमने गैल्वेनोमीटर जोड़ा। गैल्वेनोमीटर का दूसरा पॉइंट आपने एक जॉकी के साथ लगाया और जॉकी को ए बी पर कहीं भी खिसका सकते हैं। ए से लेकर सी के बीच में कहीं भी खिसका सकते हैं आप इसको। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। और आपने हो सकता है प्रैक्टिकल किया भी हो, अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे होंगे तो आपने अपने कॉलेज में लैब में शायद ही प्रैक्टिकल भी किया हो। अगर नहीं किया होगा तो ये प्रैक्टिकल जरूर कराया जाएगा, आप वहाँ से ढंग से समझ लेना। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए हमने यहाँ पर ये जो
यहाँ पर आपको पत्ती दिख रही है एल टाइप की और ए की ये पत्ती, इन दोनों के बीच में हमने क्या लगा दिया, देखो एक प्रतिरोध बॉक्स को लगाया है, रेजिस्टेंस बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स को लगा दिया हमने यहाँ पर इन दोनों पत्तियों के बीच में, ठीक है। और दूसरा हमने दूसरी पत्ती जो है ये दोनों, इन दोनों के बीच में हमने एक अज्ञात प्रतिरोध एस को लगा दिया है, एक प्रतिरोध तार एस को लगाया है और जो कि क्या है, अज्ञात है, जिसका हमें मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो ध्यान रखना, इसमें भी हम क्या करेंगे, अज्ञात प्रतिरोध एस का मान ज्ञात करेंगे, जैसे कि हमने व्हीटस्टोन सेतु में क्या था, अज्ञात प्रतिरोध एस का मान ज्ञात किया था। ठीक वही है दोस्तों, यहाँ पर भी अज्ञात प्रतिरोध एस है, जिसका यानी कह सकते हैं जिस तार का आपको प्रतिरोध निकालना है उस तार को आप यहाँ लगा देंगे इन दोनों बिंदुओं के बीच में, और वही हो जाता है हमारा एस, और इसी का हम मान ज्ञात करते हैं इस संतुलन की सहायता से। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए अब मान लीजिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि यहाँ से प्रतिरोध कैसे ज्ञात कर लेते हैं, एस का मान कैसे ज्ञात करेंगे। दोस्तों इसकी भी संतुलन की शर्त क्या है, वही व्हीटस्टोन वाली, P/Q = R/S। अब हमारा काम है कि यहाँ PQRS क्या है इसको समझेंगे, ठीक है। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको संतुलित कर लेंगे, पूरे ब्रिज को संतुलित करेंगे। किस प्रकार संतुलित करेंगे, तो ध्यान रखना संतुलन कैसे कैसे करते हैं, जरा ध्यान से देखना, सुनिए ध्यान से। क्या है दोस्तों, सबसे पहले हम कुंजी K को प्रेस कर देते हैं। जैसे ही आप कुंजी K को प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो इस सेल से धारा प्रवाहित होती है और A और B बिंदुओं के बीच में विभवांतर स्थापित हो जाता है। तो जो तार ले रखा है ना आपने AB, जो कि 1 मीटर लंबा तार है, इसके सिरों पर विभवांतर स्थापित हो जाता है। कुंजी K को प्रेस करते ही सेल से धारा बहेगी और AB के बीच में क्या जाएगा, विभवांतर स्थापित हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। उसके बाद गैलोमीटर जो है, गैलोमीटर जब आप यहाँ से क्या काम करेंगे, सब इसके बाद जब आपने कुंजी प्रेस कर दिया, AC के सिरे पर क्या आ गया, विभवांतर स्थापित हो गया। उसके बाद आपने प्रतिरोध बॉक्स में से एक प्रतिरोध निकाल लिया, कोई भी 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, 8 ओम, 10 ओम, जो भी आपका मन करे, आपने एक प्रतिरोध को निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अगर मान लीजिए, ध्यान रखना, सपोज करो आपने प्रतिरोध निकाला है 2 ओम का, कितना निकाला है, मान लीजिए आप संतुलन करते टाइम आपने प्रतिरोध निकाल लिया 2 ओम का, तो दोस्तों R की वैल्यू हमारी हो जाएगी यहाँ से 2। तो ये जो P/Q R/S आ रहा है ना, तो इस R का मान हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, R का मान 2 हो गया। दोस्तों जरूरी नहीं है 2 ही ओम हो, 4 ओम, 6 ओम, 10 ओम, 20 ओम, जो आपका मन करे वो प्रतिरोध निकाल सकते हैं। और फिर आपने जिस R की वैल्यू पर इसको संतुलित किया है, लास्ट में हम इस फॉर्मूले में R की वैल्यू वही रखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 ओम निकाला है, तो लास्ट में जब मैं S की वैल्यू निकालूंगा तो R की जगह क्या रखूंगा, 2 रखूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले ही लिख दिया है इसको। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने 2 ओम का एक प्रतिरोध निकाला। जैसे ही प्रतिरोध निकालेंगे दोस्तों, गैलोमीटर में क्या होगा, इस तरीके से विक्षेप आना स्टार्ट हो जाएगा। गैलोमीटर कैसा होता है, मैंने आपको व्हीटस्टोन सेतु में भी बताया था। यहाँ पर 0 होता है, इस तरीके से 1, इस तरीके से 2, ऐसे इधर को होता है 1 2, इस तरीके से होता है। और सुई होती है आपकी गैलोमीटर की इस तरीके से होती है। ठीक है, और ये आपकी इस तरीके से इधर उधर विक्षेप कर रही होती है। दोस्तों जैसे आपने प्रतिरोध निकाला, ये क्या होगा, इसका विक्षेप आना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो आपकी जो सुई है ना, ये इधर या फिर इधर इस तरीके से विक्षेपित होना स्टार्ट हो जाएगी। अब दोस्तों हमको करना क्या है, जब आप इसमें से प्रतिरोध निकाल देंगे, विक्षेप आना स्टार्ट हो गया, अब हमको इस कुंजी को पूरे तार पर पूरे तार पर इस तरीके से खिसकाते रहना है जब तक कि ये सुई आपकी 0 पर आकर ना रुक जाए, यानी शून्य विक्षेप की स्थिति में ना आ जाए, तब तक आप इस सर्पी को इधर उधर खिसकाते रहेंगे तार AC पर। तो दोस्तों मान लीजिए मैंने इसको सर्पी, इस कुंजी को इस तरीके से खिसकाना शुरू किया, तो मैं इधर ले जाऊंगा, कभी इधर, इस तरीके से। दोस्तों A और C के बीच में एक पॉइंट ऐसा भी मिलेगा आपको जहां पर विक्षेप शून्य पर आ जाएगा, यानी सुई आपकी क्या आ जाएगी, गैलोमीटर की 0 पे आ जाएगी, बस वहीं आपको रुक जाना है। तो मान लीजिए जब मैं इसको जॉकी को खिसका रहा था, तो ये मान लीजिए इस B बिंदु पर आकर के शून्य विक्षेप स्थिति पर आ जाती है, अर्थात इसका 0 पर आ जाता है। विक्षेप क्या आ गया, शून्य विक्षेप आ गया, मतलब सुई कहाँ गई इसकी, गैलोमीटर की 0 पर आकर के रुक गई। और दोस्तों जैसे ही ये 0 पर आई, बस हमको वहीं रुक जाना, और मान लो B बिंदु पर आकर के ये शून्य विक्षेप स्थिति में आया और हम यहीं रुक गए। अब दोस्तों यहाँ से A से लेकर B तक की जो लंबाई है वो अलग हो गई, और B से C तक की लंबाई को हम अलग कर लेते हैं। ठीक है,
चलिए क्या है, ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है L सेंटीमीटर, आपने मेजर किया क्योंकि यहाँ पर एक पैमाना लगा होता है, 1 मीटर लंबा पैमाना भी होता है, वहाँ से आप लंबाई निकाल सकते हैं। तो A से लेकर B बिंदु तक की लंबाई मान लो L सेंटीमीटर है। तो दोस्तों ये पूरी क्या बच गई फिर आपकी, पूरा 100 सेंटीमीटर था, L कम हो गया, यानी 100 माइनस L सेंटीमीटर रह गई आपकी B से लेकर C तक की लंबाई। ठीक है, अब देखिए इसके बाद, अब आपने जैसे ही ये शून्य पर आ गया तो समझ जाइए कि हमारा ब्रिज कैसा हो गया, ये बैलेंस हो चुका है। तो बैलेंस कर लिया ना आपने, तो बैलेंस करना बड़ा ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से आप बैलेंस कर पाएंगे। ठीक है, जब आपने बैलेंस कर लिया, अब हमको अगला काम है हमारा S का मान ज्ञात करना, कि S का मान कैसे ज्ञात करेंगे। दोस्तों यहाँ देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं PS बराबर QR, और यहाँ से S का मान कितना होगा, QR बटे P। यानी कि अगर आपको Q का मान, R का मान और P का मान ज्ञात हो तो आप S अज्ञात प्रतिरोध S का मान भी निकाल सकते हैं। अब दोस्तों R का मान तो मान लीजिए मेरे हिसाब से 2 है, क्योंकि मैंने 2 ओम पर किया है बैलेंस। बात रही P और Q क्या है, अब P और Q प्रतिरोध कौन सा होगा उसको भी देख लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर P क्या है, तार AB की लंबाई, ये जो तार है ना आपका A से लेकर B तक का, जहाँ पर ये शून्य विक्षेप स्थिति में आया था, बस वहां से वहां तक की लंबाई L है, और इसका जो प्रतिरोध है ना दोस्तों, उसी को बोलते हैं हम प्रतिरोध P। ठीक है, तो P क्या है, प्रतिरोध AB का प्रतिरोध होगा, तार AB का प्रतिरोध। और दोस्तों मान के चलो इसकी एकांक लंबाई का प्रतिरोध कितना है, K है, तो पूरी L लंबाई का कितना हो जाएगा, LK। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, तार AB का प्रतिरोध भी निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं Q, तो B से लेकर C जो तार बचा हुआ है, B से C तक का जो तार है, इसका प्रतिरोध होगा हमारा Q, इसको मान लेते हैं हम Q। तो Q क्या है यहाँ पर, तार BC का प्रतिरोध है, BC का प्रतिरोध है। और ये कैसे निकालेंगे, देखो लंबाई है इसकी 100 माइनस L, और मान लो एकांक लंबाई का प्रतिरोध कितना है, K है, तो पूरी 100 माइनस L लंबाई का कितना हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से। तो हमने दोस्तों देखिए यहाँ से PQR के मान निकाल लिए। देखिए P का मान हमने निकाल लिया, P प्रतिरोध निकल गया, Q प्रतिरोध निकल गया, और R हमारा ऑलरेडी क्या है 2, क्योंकि हमने 2 ओम पर क्या किया, इसको बैलेंस किया। तो PQR का मान निकल गया, तो S का मान आप इसमें रख करके S का मान निकल जाएगा। कैसे निकलेगा जरा यहाँ देखिए आप ध्यान से, तो S बराबर Q का मान कितना है, 100 माइनस L, 100 माइनस L इंटू K। ठीक है, और फिर है R कितना है दोस्तों हमारा, R को पहले R ही रखेंगे हम, और P का मान कितना है दोस्तों यहाँ से L K, तो K से तो K खत्म, तो S बराबर कितना हो जाएगा, R 100 माइनस L अपॉन L। तो दोस्तों इस फॉर्मूले से हम S का मान अब निकाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, देखिए R की जगह पे क्या लिखेंगे आप, 2 लिखेंगे। बात करते हैं L वो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की, A से लेकर B तक की लंबाई, तो मीटर पैमाना बना हुआ, उसमें से L लंबाई को पढ़ लीजिए कितना है, नाप लीजिए L लंबाई कितनी है, उसको यहाँ रख दें और यहाँ रख दें, इसके बाद सॉल्व कर लें। जो भी सॉल्व होकर वैल्यू आएगी दोस्तों, वही इस अज्ञात प्रतिरोध S का मान निकल के आ जाएगा।